शाम 7:30 बजे, रात 10 बजे डीडी नेशनल पर। आदाब, मैं नीता सिंह हाजिर हूं अपने प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक के साथ। हमारी आज की पेशकश में बात दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र की। जी हां, हमारे देश में बड़ी तादाद में कौशल केंद्र ऑपरेशनल हैं और दुनिया के बाजार की डिमांड के मुताबिक नौजवानों को हुनरमंदी सिखा रहे हैं। दरअसल दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र बड़े पैमाने पर पेशेवराना तालीम को फरोग देने की जरूरत को महसूस करते हुए यूजीसी ने 12वीं प्लान के दौरान वोकेशनल एजुकेशन को बूस्ट करने के मकसद से मुल्क भर में 100 दीनदयाल उपाध्याय केंद्र कायम स्टैब्लिश करने की पेशकश की थी और 22 सितंबर 2014 को ऐसे सेंटर्स को कायम करने के लिए कमीशन ने गाइडलाइंस को मंजूरी दी थी। अब जानकारी से कामयाबी में ये समझना है कि मुल्क भर में सैकड़ों की तादाद में काम कर रहे दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र किस तरह काम कर रहे हैं और हम एक जरूरतमंद के तौर पर कैसे इनसे फायदा उठा सकते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं 3 खास मेहमान। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एजुकेशन और एक्सटेंशन के हेड ऑफ डिपार्टमेंट और सोशल साइंसेस में फैकल्टी प्रोफेसर कुमार आशुतोष, जामिया मिलिया इस्लामिया में दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र के ऑनररी डायरेक्टर प्रोफेसर जावेद अहमद खान और दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और एक्सटेंशन की रिसर्च स्कॉलर आयशा सिद्दीकी। आप तीनों का हम अपने स्टूडियो में वेलकम करते हैं। तो सर, सबसे पहले आपसे समझना चाहेंगे प्रोफेसर जावेद, हम जो बात कर रहे हैं दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र की, ये आखिर हैं क्या? देखिए, हमारे मुल्क में ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है यंग एज में है जी, अंडर 30 जी, 25 इयर्स ओल्ड जी। और कुछ दिनों बाद जो वर्क फोर्स है इंडिया की, जो वर्क फोर्स है इंडिया की, वो 50% से ज़्यादा इंडिया, 25% जो है वो इंडिया से होगी। तो ऐसे में हमें अपनी एजुकेशन सिस्टम को बड़ी खूबी से देखना है, उसको इस तरह से हमको बनाना है कि उसका एडजस्टमेंट हो जाए। नीड बेस्ड एजुकेशन, स्किल बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए। तो उसके लिए ये सोचा गया है कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम में 12वां जो 5 ईयर प्लान था, उसमें ये सोचा गया है कि एजुकेशन को इस इंडस्ट्रीज से, स्किल से जोड़ा जाए। जी बिल्कुल। तो क्या है ये केंद्र और किस मकसद के साथ इसकी शुरुआत की गई? आयशा से जानते हैं। आयशा, आपसे समझना चाहेंगे कि कितनी बड़ी ज़रूरत आप इसको मानती हैं, वक्त की कितनी बड़ी ज़रूरत है ये केंद्र? रिस्पेक्टेड ऑर्गेनाइजर्स, पैनलिस्ट जो मेरे समक्ष मौजूद हैं और जो व्यूअर्स आज का ये अहम प्रोग्राम देख रहे हैं जो कि दीनदयाल उपाध्याय के कौशल केंद्र पर आधारित है, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू है जो हमारे नेशन, ये सिर्फ एक मूवमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक स्टेप नहीं है, ये सिर्फ एक सेट ऑफ रूल्स नहीं है, ये एक रिफ्लेक्शन है जो हमारी नेशन की प्रोग्रेस और नेशन की कमिटमेंट को दर्शाता है कि कैसे हम अपने जो सबसे ग्रेटेस्ट एसेट है यूथ को, हम कैसे उनको अपलिफ्ट कर रहे हैं, हम कैसे उनको एम्पावर कर रहे हैं। जो दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना ग्रामीण योजना भी है जो रूरल एरियाज में, और दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र जो यूनिवर्सिटीज़ में यूजीसी ने बनाया है, इसके द्वारा स्किल इंटेंसिव और प्लेसमेंट लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग दी जाती है यंगस्टर्स को, जिससे कि वो स्किल गैप जो हमारी कंट्री में अभी भी एग्जिस्टिंग है वो उसको रिड्यूस कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा स्किल डेवलप कर सके।
और इसमें कोर्सेज के बाद बच्चों को, जो इंडिविजुअल्स जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनको वो उससे जोड़ता है कि उसकी प्लेसमेंट भी मिले उनको, एंड कैसे अपॉर्चुनिटीज भी लिंक कर दी जाए एजुकेशन से, कैसे इंडस्ट्रीज को भी लिंक कर दिया जाए एजुकेशन से। ये दीनदयाल उपाध्याय जी की बर्थ एनिवर्सरी पे लॉन्च हुआ था 25 सितंबर 2014 में, और ये उनकी फिलॉसफी जो कि इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म है उस पे आधारित है कि वेस्टर्न मटेरियलिज्म और ईस्टर्न स्पिरिचुअलिज्म को हटा के जो उसके रिस्पॉन्स में ये फिलॉसफी दी गई है उनकी, जिसमें दोनों इंडिविजुअल और सोसाइटल वेलफेयर को मद्देनजर रखते हुए ये योजना करी गई है। और ट्रेनिंग जो एक अमेरिकन ऑथर और मोटिवेटर कहते हैं, जिग जिगलर, कहते हैं कि इट इज वर्स दैट इफ यू हैव एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन जो लीव कर रहे हैं आफ्टर आपकी ट्रेनिंग के, बट उससे भी ज्यादा वर्स है कि आप ट्रेनिंग ही नहीं दे रहे और एम्प्लॉयज को रख रहे हो। तो ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ना केवल पहले बट बाद में भी। बिल्कुल, जो गैप है एक जो कि जरूरत है, जो डिमांड है, उसके अकॉर्डिंगली स्किल ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि आयशा कह रही हैं। प्रोफेसर आशुतोष, इस जो हम बात कर रहे हैं समय दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र की, आपको क्या लगता है कि कितना बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है इसके जरिए? देखिए, इसके जो अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो को देखेंगे अपनी कंट्री में, 2012-13 में ये 8.16% था, अब ये घट के 3.2% हो गई है। इसका रीजन ये था कि जब नई अपनी एनडीए गवर्नमेंट आई थी तो 8.1.6 जो अपना अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो टोटल अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, यूथ में बढ़ के ये 24% हो गया था। तो इसका एकमात्र कारण ये था कि हमारे बच्चे जो पास आउट हो रहे थे, जो कोर्सेज कर रहे थे, उनमें स्किल की कमी थी, वो अनएम्प्लॉयड हो जाते थे। तो स्किल को इसमें इनकलकेट करने के लिए इस योजना को लागू किया गया और बड़ी पैमाने पर लागू किया गया, बड़ी सजेशंस के साथ लागू किया गया, और कई सारे सेक्टर्स को चूज किए गए। जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सेक्टर्स है वो एग्रीकल्चर है, टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी है, रिटेल है, और उसके अलावा स्टेट बेस्ड भी है। जैसे अगर झारखंड में हो रहा है तो माइनिंग सेक्टर को भी उसमें ऐड कर दिया है। फिर आपको ब्यूटी है, तो तरह जितने भी ऐसे फील्ड्स हैं, प्लम्बिंग है, जहाँ पे बच्चे जो है बेसिकली फ्रॉम पुअर फैमिली, क्योंकि समस्या जो अनएम्प्लॉयमेंट की होती है वो ज्यादातर हमारे ग्रामीण लोगों में, पुअर फैमिली में होती है, उनको अपॉर्चुनिटी मिलती नहीं है। अगर मिलती है तो कोर्सेज काफी एक्सपेंसिव होते हैं। ये जो कोर्स है, जो लगभग इसमें 576 घंटे की ट्रेनिंग दी जाती है, और उस 576 घंटे में 100 से भी ज्यादा घंटे की स्किल ट्रेनिंग दी जाती है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये मल्टी टीयर प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज है। पहले प्लेसमेंट दिया जाएगा, फिर आपको एक मेंटर दिया जाएगा, मेंटर उसको रेगुलेट करेंगे, फिर उसके बाद भी अगर आप करियर इनहेंसमेंट चाहते हैं फिर आपको अगली अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो एक इतना ये यूजफुल प्रोग्राम है, स्पेशली हमारे कंट्री में जहाँ पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 140 करोड़ से ऊपर चला गया है, और अनएम्प्लॉयमेंट का जो रेशियो है, अब अगर आप देखेंगे तो हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो वेस्टर्न कंट्री से काफी कम हो गया है। क्योंकि पहले एक हमारे पास लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज थी, या तो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, सीए बने, उससे ज्यादा बच्चे जानते नहीं थे। अब देखिए, अब वेरियस जो हमारे सेक्टर्स हैं, रिटेल में देखिए कितना इसमें एम्प्लॉयबिलिटी कितनी ज़्यादा है। सिर्फ एम्प्लॉयबिलिटी ही नहीं है, इसमें जो रेशियो ऑफ एम्प्लॉयमेंट है बहुत ज़्यादा है। ट्रेवल एंड टूरिज्म में 10% ऑफ टोटल एम्प्लॉयमेंट है। उसके बाद एग्रीकल्चर सेक्टर में है, फिर माइनिंग सेक्टर में है, फिर ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर में है। इन सारे सेक्टर्स में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो काफ़ी बड़ी तादाद में है। और उसको करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको स्किल्ड होना पड़ेगा। पढ़ाई में आप कमजोर थोड़े बड़े हो सकते हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप स्किल्ड हैं तो आप अपनी खुद की एक एंटरप्रेन्योर भी आप बन सकते हैं। आप ब्यूटी सैलून खोल सकते हैं, आप ट्रेवल एजेंसीज खोल सकते हैं, आप छोटा मोटा अपना एक रेस्टोरेंट खोल सकते हैं। तो सारी जो कैसे करें, स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़े, ये सब चीज की जानकारी आपको इस केंद्र से मिल जाती है। और ये सबसे बड़ी इसकी जो खासियत है, ये PPP मॉडल में खुला हुआ है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में। मतलब सरकार क्या करेगी कि आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करेगी, आपको एक मौका देगी। और प्राइवेट संस्थान से मैं अभी आपके स्टूडियो आ रहा था तो लाजपत नगर में देखा मैंने कि ऐसा सेंटर खुला हुआ है। तो तमाम जगह पे छोटे छोटे बड़े बड़े जगह पे सेंटर खुले हुए हैं। और एक ये बहुत ही मतलब इसको बोलते हैं गेम चेंजिंग
स्टेप है हमारे गवर्नमेंट की। और इसमें जो यूथ है वो सबसे अधिक लाभान्वित हो रहे हैं। 18 से 35 साल के यूथ को टारगेट किया जाता है और उनके स्किल के अकॉर्डिंग आप कहाँ जाना चाहते हैं जी। जैसे अगर अभी मैं कुछ दिन पहले आबू धाबी में रुका हुआ था, वहां पे एक हमको इंडियन बच्चा मिल गया। मैंने बोला क्या करते हो बेटा यहाँ पे? उसने बोले प्लम्बर हूँ। बोले प्लम्बर हूँ तो कैसे आया यहाँ पे तुम? बोला कि मैंने एक स्किल जो सेंटर है वहां से कोर्स किया था और फिर मैं यहाँ पे आबू धाबी एयरपोर्ट, जो काफी बड़ा सुंदर एयरपोर्ट है, यहाँ पे मैं जॉब करता हूँ, मुझे काफी अच्छे पैसे मिलते हैं। अब देखिए, अब प्लम्बिंग को हमारे समाज में पहले लोग जैसे भी देखें, एक बच्चा एक वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट पे जाकर काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है, फैमिली को पैसा भेज रहा है, तो ये सब चीजें तब हुई है जब हम आप सरकार ने उसको मौका दिया है। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ यंगस्टर्स अपने आप को आके बिना किसी हिचक के आ सकते हैं, ग्रामीण पृष्ठभूमि से भी आ सकते हैं, अर्बन लोग भी आ सकते हैं और स्किल सीख के और अपने आप को एक जो अनएम्प्लॉयमेंट का टैग हमारे लगा होता है, हम आगे क्या करेंगे, उससे अपने आप को दूर कर सकते हैं। जी, काफ़ी तफसील से जानकारी दी आपने आशुतोष जी। प्रोफेसर जावेद, जामिया मिलिया इस्लामिया खुद भी एक दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र है। 2014 में इसकी पेशकश की गई थी। तब से अब तक किस तरह के बदलाव, किस तरह के चेंजेस आपने देखे? देखिए, हमारे यहाँ 2 पैरामेडिकल कोर्सेस दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र में चल रहे हैं जी, और बहुत ही अच्छी तरह से चल रहे हैं ये, और ज़्यादातर बच्चे उस पर रूरल सेक्टर के आते हैं। और अच्छी बात ये है कि इनका प्लेसमेंट जो है 100% है। ज़्यादातर बच्चे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, एक मेडिकल हॉस्पिटल्स में चले जाते हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर्स में चले जाते हैं और कुछ अपना सेटअप कर लेते हैं, और 10% के करीब हायर एजुकेशन में जाते हैं जी। तो हमारे यहाँ इंडिया में इतनी कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की इतनी कमी है कि सबसे पहले अगर आप हॉस्पिटल में जाएंगे तो जो पेशेंट के पास आएगा, जो इमरजेंसी में डील करेगा पेशेंट को, वो पैरामेडिकल स्टाफ होता है जी। तो ये बीवॉक प्रोग्राम में 2 हमारे यहाँ कोर्सेज चल रहे हैं जिनका प्लेसमेंट जो है 100% है। और उसके अलावा उसमें जो ट्रेनिंग जो दी जाती है, स्किल ट्रेनिंग जो दी जाती है, ये समझ लीजिए हमारे यहाँ 2000 आवर 2000 घंटे स्किल ट्रेनिंग दी जाती है, और 1000 घंटे, तकरीबन 1000 घंटे बेसिक जो कोर्सेज हैं उनको पढ़ाया जाता है। स्किल ट्रेनिंग के लिए हम अपने बच्चों को डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, डायग्नोस्टिक सेंटर्स में भेजते हैं, और जब वो निकल चुके होते हैं, जब पास आउट करते हैं, तो वो उनको किसी चीज़ का अपना इंतजार नहीं करना पड़ता कि हमें किसी की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी या कुछ करना पड़ेगा, कुछ नहीं, वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब हो जाते हैं। 100% प्लेसमेंट है, और बड़े अच्छा लगता है देखकर, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो हैं गरीब घर के आते हैं जी। जी बिल्कुल। आयशा, अगर हम स्टूडेंट्स के नज़रिए से समझना चाहें तो उनमें किस तरह का उत्साह इसको लेकर के देखा जा रहा है? क्या क्या कोर्सेज को लेकर वो ज़्यादा दिलचस्पी देखने को मिल रही है स्टूडेंट्स में? ओके, तो पहले मैं कोट करूँगी हमारे पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी की बात की। उन्होंने बोला है कि स्किल डेवलपमेंट से को फोकस करने से उनकी कॉम्पिटेंसीज बढ़ती है। जो स्टूडेंट्स भी एग्री करेंगे इस बात को कि कैसे ट्रेडिशनल कोर्सेज सेटिस्फाई नहीं कर पाते जो, और उससे स्किल गैप बनता है। तो ऐसे कोर्सेज, हमारी कंट्री में पॉपुलेशन तो बहुत है, इट्स मोस्ट पॉपुलस कंट्री, बट स्किल गैप है उनमें, और जिससे अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट दोनों होते हैं। अंडर एम्प्लॉयमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसमें बच्चों को जॉब तो मिल रही है या वेजेस तो मिल रहे हैं, बट उनकी कॉम्पिटेंसी से बहुत कम मिल रहे हैं। तो इस वजह से वो खुद भी अनडिग्निफाइड लाइफ जीते हैं, और उनकी फैमिलीज भी अपलिफ्ट नहीं हो पाती। तो इसलिए ये दोनों में बेनिफिट करता है, ना केवल उनकी फैमिली को बट उनके इंडिविजुअल डेवलपमेंट को। और यही फिलॉसफी श्री पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं कि आप दोनों इंडिविजुअल और कंट्री के, नेशन के प्रोग्रेस के लिए, जब इंडिविजुअल अपलिफ्ट होगा तभी जो हमारे यंगस्टर्स है वो एसेट है वो अपलिफ्ट होंगे और वो इकोनॉमिकली डेवलप होंगे, तभी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगी। और इंडिविजुअल्स को बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज ये फोकस करते हैं। जैसे हमारे डिपार्टमेंट ऑफ कंटिन्यूइंग एजुकेशन एंड एक्सटेंशन में जैसे ये योजना कारीगर ये जैसे हमने इम्प्लीमेंट की है, उसको खुद ही अपना इंटरप्रिटेशन लेके यूनिवर्सिटी ने कि उसमें प्लेसमेंट भी
इंक्लूड की है, उसमें फील्ड वर्क भी इंक्लूड किया है, उसमें इंटर्नशिप भी इंक्लूड की है, जिसके बाद उस बच्चों को समर वेकेशन में ट्रेनिंग भी मिलती है और उसके बाद उन्हें रिपोर्ट बनानी पड़ती है और एक्सटर्नल आके उनसे पूछता है उस चीज़ के रिगार्डिंग जो उन्होंने एक्चुअली उसमें स्किल लर्न किया है या क्या ट्रेनिंग उन्हें हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए भी और वो भी खुश हैं इस योजना से। जी बिल्कुल, आशा ने बताया क्या फिलॉसफी है जो ये केंद्र बनाए गए हैं और काफ़ी खुशी है स्टूडेंट्स में इसको लेकर के। प्रोफेसर आशुतोष जी, आपसे समझना चाहेंगे कि हम जो बात कर रहे हैं कि इतने एडवांटेजेस इस कौशल केंद्र के हैं, लेकिन क्या इसके लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? कौन लोग हैं जो इसके तहत ट्रेनिंग ले सकते हैं, इसमें एडमिशन ले सकते हैं और क्या नेशन वाइड है, कहाँ कहाँ पर केंद्र है? देखिए, इसमें एज जो होता है वो 18 से 35 साल के बीच में होना चाहिए। प्रेफरेबली बच्चा 12th पास किया हो तो स्किल को जल्दी से सीख लेता है। इसके करीब करीब अभी जो मेरी डेटा अवेलेबल है 700 से ज़्यादा सेंटर पूरे हिंदुस्तान में फैला हुआ है। अब सोच सकती हैं कितने इंटेंसिव वे में इसको लागू किया गया है। और इसमें जैसे कि सर ने पैरामेडिकल का एग्जाम्पल दिया, मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दे रहा हूँ इसी फील्ड से लेके, जो ट्रेवल एंड टूरिज्म फील्ड है। उसमें क्या होता है कि जब जैसे पैरामेडिकल के लिए हॉस्पिटल चाहिए होता है, इक्विपमेंट चाहिए होती है, इसमें जॉब के लिए कुछ भी नहीं चाहिए होती है, सब कुछ अवेलेबल है। लाल किला अवेलेबल है, ताजमहल अवेलेबल है, सब कुछ अवेलेबल है। टूरिस्ट आता है, उनको फेलिसिटेट करना है। आपको सॉफ्ट स्किल्स की जानकारी चाहिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। स्किल में सबसे इंपॉर्टेंट आजकल हमारी कंट्री के लिए सॉफ्ट स्किल है, जिसमें आप रिटेल में भी जाते हैं तो आपको कस्टमर को कैसे हैंडल करना है। टूरिज्म में तो पूरा टूरिज्म इंडस्ट्री सॉफ्ट स्किल पर टिकी हुई है। आप कस्टमर हैंडलिंग में इसका उपयोग होता है और उस स्किल को सिखाने के लिए प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स वाले, एयर होस्टेस इंस्टीट्यूट समथिंग नाम से लाखों रुपये बच्चों से ले लिया करते थे। और अब वही स्किल बच्चे जब सीख के आते हैं तो इस फील्ड में काफी अच्छा करते हैं। अगर थोड़ी सी इंग्लिश की जानकारी हो तो फॉरेनर्स को भी हैंडल कर लेते हैं। अगर इंग्लिश ना बोल पाए तो हिंदी बोल के अपने डोमेस्टिक टूरिस्ट को हैंडल कर लेते हैं। उनको कहाँ रहना है, उनको कैसे जाना है, उनको क्या क्या देखना है, उनको कहाँ कहाँ आपको मार्केटिंग पे ले जानी है, ये सब सॉफ्ट स्किल की आवश्यकता पड़ती है। और इसको कैटर करने के लिए जो दीनदयाल हमारा सेंटर खुला हुआ है, ये काफ़ी उपयोगी साबित हो रहा है। कई सेंटर मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है कि इस स्किल सेंटर से बच्चे पास आउट करके इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। जी। तो एक ये आपको क्या शॉर्टकट मेथड हो गया, आपको बहुत लंबा कोर्स भी नहीं करना पड़ा, आपको पैसे भी बहुत नहीं लगे, आपको प्लेसमेंट भी मिल गया, आपकी मॉनिटरिंग भी हो रही है, आपकी कैरियर इन्हेंसमेंट के लिए आपको और मौका भी मिल रहा है। और एक सबसे चीज़ की बात यह है मैम कि आपकी जो मिनिमम वेजेज है उसको निर्धारित कर दिया गया है। वो 6,000 रुपये से 1 रुपये भी कम नहीं होता है, या जो स्टेट की आपकी पॉलिसी है मिनिमम वेजेज से जो हायर हो आपको मिलता है। तो इस आप ये बताइए, जो बच्चा कुछ नहीं था, होपलेस था, गरीब गांव से आता था, उसको पता नहीं था कि जिंदगी में क्या करे, उसको एक सेंटर पे अचानक मौका मिलता है, उसको काम करने का मौका मिल जाता है, उसकी 6,000 रुपीज उसको कम से कम सेल्फ डिपेंडेंट बना देता है। और उसको धीरे धीरे कोई भी कैरियर में आप शुरुआत करेंगे तो लाखों रुपए सैलरी से कोई जॉब नहीं मिलती है, आपको धीरे धीरे ही आगे बढ़ना होता है। तो इससे आप सिर्फ एक स्किल सीख के देखिए, सॉफ्ट स्किल में मास्टरी करके आपके लिए तमाम अपॉर्चुनिटीज खुल रही है। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आप जा सकते हैं, आप टूरिज्म इंडस्ट्री में जा सकते हैं, आप रिटेल बिजनेस में अपना काम कर सकते हैं, आप गाइडिंग का काम कर सकते हैं। तो ये सब चीज आपको उस सेंटर के कौशल केंद्र पे जाके आपको उसको ट्रेनिंग के अकॉर्डिंगली आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। तो ये मतलब हमारे जो यंगस्टर्स हैं, अब मैं आपको डेटा बताया कि जो डेटा पहले ऑलमोस्ट 8.16% अनएम्प्लॉयमेंट का ओवरऑल, वो घट के 3% पे आ गया है। और आप अगर चेक करेंगे तो ये स्पेन में 10% से इंक्रीज कर गया है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। इवन अमेरिका में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है, हमारा घटते जा रहा है। जी। इसका एकमात्र ये है कि सरकार ने उसकी प्रॉब्लम को डायग्नोस किया है। आप कभी भी डॉक्टर के पास जाते हैं तो पहले आप डायग्नोसिस जो अच्छा कर दो, अच्छा डॉक्टर है। हमारी सरकार ने इसको अच्छा से डायग्नोस किया और अब उसकी सही ट्रीटमेंट कर रही है, तभी हमारा जो स्किल गैप है वो भी फिल अप हो रहा है और अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो बहुत तेजी से कम हो रहा है, यूथ्स में भी और ओवरऑल भी। जी। तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेज़ी से कम हो रहा है अगर हम इंडिया की बात करें, और बहुत एक गेम चेंजर की तरह ये दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र साबित हुए हैं। 250 के करीब ट्रेड्स हैं, जो ट्रेड सेक्टर्स हैं जो कि
इसमें शामिल किए गए हैं, जैसे रिटेल, हॉस्पिटैलिटी, हेल्थ, कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोटिव, लेदर, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, जेम्स एंड ज्वेलरी। अभी हम बात कर रहे थे पैरामेडिकल की। प्रोफेसर जावेद, अगर हम पैरामेडिकल कोर्सेज की बात करें तो किस तरह की फ़ीस होती है, कितने पैसे स्टूडेंट से लिए जाते हैं, वो भी आपसे समझना चाहेंगे। कितने दिन का कोर्स होता है, कितने महीनों का होता है, रहने की व्यवस्था होती है या अपने घर से आते हैं, क्या किस तरह के इंतजामात होते हैं? मैडम, सबसे पहले तो मैं एक बात बताऊंगा, इस प्रोग्राम की जो एक यूनिक फीचर है जी, इसमें मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट, और एडमिशन की जो एज है 18 साल से लेकर 35 साल तक है जी। तो अगर मान लीजिए ज़्यादातर बच्चे तो रूरल एरिया से आते हैं, गांव से आते हैं, अगर उनकी मतलब पोजीशन ऐसी नहीं है कि वो कंटिन्यू कर सकें, तो 6 महीने के बाद वो एक अपना सर्टिफिकेट लेके चले जाते हैं। सर्टिफिकेट लिया उन्होंने, चले गए और छोटे मोटे हॉस्पिटल में या डायग्नोस्टिक सेंटर में वो अपने जॉब करने लगते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद जो है दूसरी एंट्री होती है 1 साल। तो 1 साल में उनको डिप्लोमा मिलता है, 6 महीने में उनको सर्टिफिकेट मिल गया। अगर 6 महीने बाद वो एग्जिट करते हैं तो सर्टिफिकेट मिल गया। 1 साल के बाद जाते हैं तो उनको डिप्लोमा मिल गया। अगर मान लीजिए 1 साल के बाद वो कंटिन्यू नहीं करना जाते तो वो निकल सकते हैं। मीनवाइल अगर मान लीजिए वो बच्चा 2 साल तक 3 साल तक भी इंतजार कर सकता है। इसका कोर्स का ड्यूरेशन 3 साल का है, अदरवाइज 6 साल तक ये चल सकता है जी। तो दूसरे साल में आएगा वो स्टूडेंट आएगा और उसके बाद उसको एडवांस डिप्लोमा मिलेगा। एडवांस डिप्लोमा लेकर जा सकता है, अपनी काबिलियत के हिसाब से वो जॉब कर सकता है, और फिर तीसरे साल में वो उसको मतलब डिग्री मिल जाएगी, बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्सेज की डिग्री मिल जाएगी। जी। तो जी आपने बताया मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट हो सकते हैं, लेकिन किसी तरह की कोई फीस होती है अगर ये कोर्स करना है तो? हाँ, इसके लिए कोर्स करना है तो ये यूनिवर्सिटी के ऊपर है कि मतलब आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में हैं या गवर्नमेंट में है या ये स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो उसी के तरह फीस ली जाती है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? हाँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में है 12वीं क्लास। 12वीं क्लास? जी 12वीं क्लास है। अब मान लीजिए साइंस स्ट्रीम में जाना है तो अगर जैसे पैरामेडिकल में जाना है तो उसके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए। तो ये डिपेंड करता है जी बिल्कुल। तो ये एक स्पेशल फीचर बताया प्रोफेसर जावेद ने कि मल्टीपल एग्जिट और एंट्री ले सकते हैं। आप पहले सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, उसके बाद फिर आप डिप्लोमा कर सकते हैं और इस तरह से आप 6 साल में इसे कंप्लीट कर सकते हैं। जी, आप कुछ और ऐड करना? हाँ मैम, ये भी मैं कहना चाहूँगा, इस दौरान में उसको बच्चे को हर सेमेस्टर में एक ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ता है, जो कि ट्रेनिंग हमारे जैसे हमारा कोर्स है तो उसमें होती है, मेडिकल कॉलेज में होती है, हॉस्पिटल्स में होती है। तो इसका जो है हमारा एक टाई अप होता है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है डिफरेंट हॉस्पिटल से, और उनसे हमारा टाई अप होता है और हम अपने स्टूडेंट्स को वहां पर भेजते हैं और हैंड्स ऑन ट्रेनिंग उनको मिलती है। जी बिल्कुल। आयशा, अगर हम फिर से स्टूडेंट्स की आपसे बात करना चाहेंगे कि आपने बताया काफ़ी उत्साह उनमें देखने को मिल रहा है इसको लेकर के, लेकिन किस तरह की जॉब्स उनको मिल जाती हैं, जिस तरह की प्लेसमेंट्स उनको मिलती हैं, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? ओके, सो दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र में जनरली जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज होती है वो जनरली एनजीओज होती हैं या फिर इंडस्ट्रीज़ होती हैं। तो उनके अलग अलग सेक्टर्स में हम पहले एनालाइज करते हैं अपनी प्लेसमेंट सेल में कि बच्चों की क्या क्या करियर एस्पिरेशंस है और उन्हीं के अकॉर्डिंग उनको उसी फील्ड में उसको रीच आउट करके उन इंडस्ट्रीज़ को वो इंडस्ट्रीज़ फिर ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है उनको, और फिर उसके बाद फिर उनकी प्लेसमेंट होती है अकॉर्डिंगली और ट्रेनिंग होती है अकॉर्डिंगली। जी बिल्कुल। तो पहले एवेल्युएट किया जाता है कि किस तरह की ट्रेनिंग चाहिए और कहाँ मिल सकती है और उस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है। प्रोफेसर आशुतोष, अगर हम प्लेसमेंट की बात करें तो किस तरह का प्लेसमेंट रहता है और किस तरह के वेजेस मिलते हैं और कब तक उनको सपोर्ट किया जाता है? इसके बारे में बड़ा लंबा अनुभव है। मैं अभी दिल्ली विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट में ज्वाइन करने के पहले मैं जिस कॉलेज में काम करता था उसका नाम कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज ही था।
जी। और उसमें तरह तरह के हम लोग ने 7 अलग अलग वोकेशनल कोर्सेज शुरू किए थे। उसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी था, टूरिज्म मैनेजमेंट भी था, और मार्केटिंग मैनेजमेंट था, रिटेल बिजनेस था, ऑफिस मैनेजमेंट था। ये सारे वोकेशनल कोर्सेज थे, लेकिन समहाउ ये कोर्सेज काफी पुराने थे, तो उसमें स्किल गैप था जी। 2014 के बाद क्या किया हम लोगों ने, सिलेबस को रिवाइज किया। मैं एक छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ। उस कोर्स का जो पहले नाम था वो एक कोर्स था जो चलती थी वहां पे, बीए इन ऑफिस मैनेजमेंट। अब ऑफिस मैनेजमेंट में पहले उसके कंटेंट में क्या था, टाइपिंग करना है, शॉर्ट हैंड करना है। अब हमने उसको क्या कर दिया है, मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट कर दिया है। अब बच्चों को इस समय जो अभी जिसकी स्किल की आवश्यकता है, अब पुरानी स्किल के साथ अभी सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। हम टीचर्स को भी अपनी स्किल को टाइम टू टाइम इंप्रूव करना पड़ता है, तो उसमें हम लोगों ने मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस कर दिया है। और जैसे ही बच्चे पास करते हैं, तमाम बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस से लेके सब जगह फोन आता है कि हमें यहाँ प्लेसमेंट स्कीम की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। मिनिमम सैलरी जो हम अगर बात करें दीनदयाल कौशल केंद्र की, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, 6,000 तो होती है, 6,000 से ज्यादा सब बच्चों को मिलती है। अब टूरिज्म में जैसे आप जा रहे हैं काम करने के लिए, किसी भी ट्रेवल एजेंसी में आप फील्ड में काम करने जाएंगी तो आपको सैलरी 8 से 10,000 में शुरुआती मिलती ही मिलती है। इससे कम की सैलरी में ना बच्चा सर्वाइव कर पाता है और नहीं वो मोटिवेटेड फील करता है, और वो उसके काबिल बन चुका होता है। जैसे कि मल्टी लेयर की जो बात अभी जावेद साहब ने बताया, वो हमारे यूनिवर्सिटी में भी कई जगह लागू हो चुके हैं। लेकिन स्किल में ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि बच्चा पहले पढ़ता है फिर काम करता है, वो स्किल गैप को रियलाइज करता है, फिर वहां पे दोबारा आके फिर से ट्रेनिंग लेता है, फिर दोबारा इसमें जाता है। तो काफी साइंटिफिक तरीके से इस कोर्स को उन्होंने डिजाइन किया है कि बच्चा कभी भी अपने आप को लेफ्ट आउट फील ना करे। क्योंकि एक बात मैडम आपने देखा होगा कि जो हमारे वैसे मतलब हम लोग देखते हैं कि जो हमारे गाँव के बच्चे आते हैं, जो रूरल बैकग्राउंड के आते हैं, उनमें थोड़ी एक कॉन्फिडेंस की कमी होती है। अब सीधे वो 5 स्टार होटल में काम करने चले जाए, घबरा जाते हैं, गेस्ट से ठीक से बात नहीं कर पाते हैं। तो इस सेंटर पे उनके सॉफ्ट स्किल के अलावा उनको वहाँ ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है, जो इस दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। आपको डायरेक्टली कल जाओ कल से तुम काम करना शुरू कर, ऐसा नहीं होता है। उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको बताया जाता है वहाँ जाके आपको कैसे काम करना है, वो सीखते हैं, उनके कॉन्फिडेंस की वृद्धि होती है। और अब कोई बच्चा बाहर से कोर्स करके आया, यूनिवर्सिटी से कोर्स करके आया, तो कंफर्टेबल होता है। लेकिन कौशल केंद्र में जैसे कि टारगेट हमारा जो मार्केट है, टारगेट जो एरिया है, वो रूरल बैकग्राउंड के अलावा जो पुअर लोग हैं उनको हम लोग टारगेट करते हैं। ऐसा नहीं सिर्फ रूरल और पुअर बच्चे ही जाते हैं, अच्छी फैमिली के बच्चे भी जाते हैं, अमीर बच्चे भी जाते हैं, क्योंकि इतनी वैरायटी ऑफ सेक्टर्स वहाँ पे अवेलेबल है। जैसे आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में चले गए तो आपको तमाम अपॉर्चुनिटीज मिलती है। एक आर्किटेक्ट तो आप नहीं बन सकते हैं, लेकिन आपको उसमें एंट्री का एक मौका मिल जाता है। आप माइनिंग की फील्ड में चले गए जो बड़ा ही स्पेशलाइज्ड फील्ड है। मैं देख रहा था झारखंड सरकार उसमें माइनिंग उन्होंने ऐड किया हुआ है। तो एक बड़ा ही मतलब कि फर्टाइल एरिया है जहाँ पैसे की कोई कमी नहीं है। काम करने वाले जो लोग होते हैं उनको बहुत प्रमोट किया जाता है। और खासकर सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी बात है वो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए जो इस सरकार ने किया हुआ है। आप जब भी देखेंगे आप अर्बन क्लैब पे लगाइए, एसी रिपेयरिंग के लिए, प्लम्बिंग के लिए, फिटिंग के लिए, मैक्सिमम हमारे जो है मुस्लिम भाई वहाँ पे काम करते हैं, आते हैं। उनको और कैसे इस फील्ड में इनहेंस किया, उनकी स्किल को कैसे, जैसे मैं इसी की सर्विसिंग के लिए बुलाता हूँ, मैं पूछता हूँ, आपने कोई का पहले पूछता था नहीं घर से सीख लिया, अपने पेरेंट्स से इनहेरिट कर लिया। अब क्या बोलते हैं, मैं ट्रेनिंग लेके आया हूँ। उनके बिहेवियर पे जबरदस्त चेंज हुआ है। बिल्कुल, पहले हमको बोलते हैं ये साफ किया कि नहीं वो साफ, अब वो इतनी क्लिनिकली करके जाते हैं कि आप सिर्फ ऑर्डर दीजिए, भूल जाइए जी, आपको उनसे कोई इंटरेक्शन की आवश्यकता ही नहीं है। वो इतने प्रोफेशनल हो गए हैं। तो इसका एकमात्र जो श्रेय जाता है वो दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र, हमारी सरकार ने जो स्किल डेवलपमेंट की एक अलग मिनिस्ट्री बना दी है। इससे बड़ा सिंसियरिटी क्या हो सकता है जी। जी बिल्कुल, आपने कहा कि इससे जो स्किल ट्रेनिंग दी जाती है उससे लोगों में प्रोफेशनलिज्म भी बढ़ा है, कॉन्फिडेंस बढ़ा है। जो यूथ है उनको बाकायदा स्किल ट्रेनिंग दी जाती है जिससे कि कॉन्फिडेंस आता है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है। प्रोफेसर जावेद, आपसे भी समझना चाहेंगे कि क्या ऑन द जॉब ट्रेनिंग कुछ आपके केंद्र में भी दी जाती है, और अगर प्लेसमेंट की बात करें तो किस तरह का प्लेसमेंट रहता है? क्या टाई अप्स रहते हैं आपके कहीं से, या फिर कुछ बाहर से प्लेसमेंट के लिए आते हैं कंपनीज? जी हाँ, जहाँ तक ट्रेनिंग का सवाल है तो ट्रेनिंग हमारे डिपार्टमेंट में भी दी जाती है, हमारे सेंटर में भी दी जाती है और हॉस्पिटल्स में भी दी जाती है। तो ये दोनों तरफ होता है। जैसे बेसिक कोर्सेज जो पढ़ते हैं इनके लिए नॉलेज की ज़रूरत होती है, बेसिक कोर्सेज पढ़ते हैं तो बेसिक कोर्सेज की जितनी भी ट्रेनिंग होती है वो सेंटर में दी जाती है। और जो प्रैक्टिकल जो जैसे पैरामेडिकल कोर्स हैं हमारे यहाँ चल रहे हैं तो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में डिफरेंट स्पेशलिटीज़ में डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भेजे जाते हैं, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में।
जी, तो किस तरह से प्लेसमेंट किया जाता है और ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी जाती है? जी, प्लेसमेंट का जहाँ तक सवाल है, जहाँ हॉस्पिटल्स में काम कर रहे होते हैं तो ऑलरेडी वहाँ पर बहुत चांसेस होते हैं कि उनके वहीं पर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अदरवाइज प्राइवेट सेक्टर्स पे भी चले जाते हैं, डायग्नोस्टिक सेंटर्स में चले जाते हैं, हॉस्पिटल्स में चले जाते हैं। और हमारे यहाँ खुद प्लेसमेंट सेंटर है, यूनिवर्सिटी में प्लेसमेंट सेंटर है, तो प्लेसमेंट सेंटर में के कोऑर्डिनेशन से भी जी जॉब्स मिलते हैं। जी बिल्कुल। आयशा, आपको किस तरह का एक्सपीरियंस है? आपने अगर स्टूडेंट से बात की हो जो कि इस तरह के कौशल केंद्र में ट्रेनिंग लेते हैं, तो उनका प्लेसमेंट का किस तरह का एक्सपीरियंस रहता है? किस तरह के वेजेस मिलते हैं? किस तरह का सपोर्ट उनको केंद्रों से मिलता है? दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र एक बहुत ही पॉजिटिव चेंज लाए हैं, जो कि हमारे इंडिया को फुली स्किल डेवलप बनाने में बहुत इम्पोर्टेंट रहे हैं। स्टूडेंट्स में सबसे पहले मैं अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करूँ तो आता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट उनका खुद का। जो अगर आप दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र योजना की एक्चुअली वेबसाइट पे जाओगे तो आप बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी देखोगे स्टूडेंट्स की, कि कैसे वो आते हैं, अर्बन सेंटर्स में ट्रेनिंग लेते हैं और उसके बाद अपने घर, अपने रूरल जहाँ पर भी वो रहते हैं, रूरल एरियाज में, वो वहाँ पर पैसे भेजते हैं ताकि वो जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल इंटेंसिव जो ऑक्यूपेशन कर रहे थे उससे अलग हटके आ सके और उनकी फैमिली अपलिफ्ट हो सके, एक डाइवर्सिटी आ सके। और सेकेंडली अगर मैं देखूँ तो रिड्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, और कैसे मतलब अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हुआ है इसके तो आपको इजीली गवर्नमेंट के जो रिपोर्ट्स हैं, एनुअल रिपोर्ट्स, उसमें मिल जाएगा कि लाखों स्टूडेंट ने ट्रेनिंग ली और उसके बाद वो कैसे अपलिफ्ट हुए और कैसे उनके लाइवलीहुड बेटर हुआ और बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिला उन्हें। अगर तीसरी पॉजिटिव चेंज की बात करूँ तो मैं सोशल इंक्लूजन, जैसे सर ने बोला कि कैसे सोशली जो वल्नरेबल पॉपुलेशन थी, विमेन की, SC STs की, माइनॉरिटीज़ की, वो कैसे अपलिफ्ट होके कैसे इंटीग्रेट हो रहे हैं, मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं सोसाइटी में और फॉर्मलाइज्ड हो रही हैं उनकी स्किल्स। चौथी की अगर मैं पॉजिटिव चेंज की कि पहले जो भी उन्होंने स्किल्स एक्वायर किया था इनफॉर्मली विदाउट सर्टिफिकेशन, उनको अब सर्टिफिकेट्स मिल रहे हैं उन चीज़ों के, तो वो जिन्होंने पहले कोई स्किल एक्वायर किया है वो अब सर्टिफिकेट ले सकते हैं उसका और आगे एम्प्लॉयमेंट के लिए दिखा सकते हैं, जिससे उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी बेटर मिलेंगी। जी बिल्कुल। आयशा जैसे कि कह रही हैं कि न सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट कम हुआ है, साथ में पॉवर्टी भी कम हुई है और सोशल इंक्लूजन की बात कर रही हैं, बेटर लाइफस्टाइल हुआ है। यहाँ पर प्रोफेसर आशुतोष, अगर हम इन केंद्रों की बात करें जो कि हम कौशल केंद्र कहते हैं, कहाँ पर ये कौशल केंद्र चलाए जा सकते हैं? इसके लिए भी कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कहाँ पर ये कौशल केंद्र चल सकते हैं? जैसे उन्होंने बताया कि इस कौशल केंद्र को चलाने के लिए गवर्नमेंट ने जामिया मिलिया तो फुली सेंट्रल गवर्नमेंट का एक बॉडी है, उसके अलावा जो PPP मॉडल है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, उसमें इस सेंटर्स को काफी ज्यादा चलाया जा रहा है। जैसे आपको सरकार ने क्या किया कि आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस दे दिया। अब मैं अगर कोई प्राइवेट एंटरप्रेन्योर हूँ तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं ट्रेनर लेके आऊँ उस फील्ड के लिए, बच्चों को ट्रेन करूँ और उनको आगे उनमें जो भी स्किल वो जाना चाहते हैं उनमें उनकी स्किल को इन्हांस करूँ। तो आप देखिए जहाँ एक कंट्री में अगर 700 से ज्यादा सेंटर चल रहे हैं तो ये तो सिर्फ गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकती है, इसके लिए आपको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में जाना ही पड़ेगा। कोई इंस्टीट्यूट्स हो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स है वो भी इस काम को कर रहे हैं, गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज भी कर रही हैं, इंस्टीट्यूशंस भी कर रहे हैं। तो एक काफी मतलब कि वार लेवल पे इस स्कीम को लॉन्च किया गया था और इसकी जो सक्सेस स्टोरी है वो काफी मतलब कि एक बड़ा ही फिनोमिनल है, बड़ा इम्प्रेसिव है। तो इसको शुरू करने के लिए आपके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए ही होगा जहाँ पे कम से कम बच्चे बैठ के और प्रैक्टिकल एज वेल एज थ्योरेटिकल ट्रेनिंग ले सके। आपको ट्रेनर चाहिएगा उसी स्टैंडर्ड का जिसका वहां पे मेंशन किया गया है और उसके अकॉर्डिंगली आप बच्चों को डिफरेंट फील्ड में ट्रेन कर सकती है। अब सेकंड जो मैं इसका थर्स्ट एरिया बता रहा हूँ आपका ट्रेवल एंड टूरिज्म, वो रिटेल का है मैम। रिटेल बिजनेस कितना ग्रो कर, आप दिल्ली का अगर एग्जाम्पल लें तो मुझे लगता है करीब 100 मॉल तो होंगे ही। एक मॉल में कम से कम अगर दुकान होती है 200 दुकानें होती हैं, एक दुकान में कम से कम एम्प्लॉइज होते हैं तो कम से कम बता रहा हूँ मैं 8 से 10 होते हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि एक जिस बच्चे को रिटेल बिजनेस की जानकारी हो जा रही है, उसके सॉफ्ट स्किल को हम डेवलप कर रहे हैं, उसकी मार्केटिंग स्किल्स को हम और इनहेंस कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं, तो आपके छोटे से एफर्ट से कितना बड़ा उसके लिए अपॉर्चुनिटी मिल गया। एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट मिलता है, सारे मॉल एयर कंडीशनड होते हैं, वहाँ जो कस्टमर्स आते हैं वो भी काफी तहजीब से बात करते हैं और बच्चे उनको और किस तरह अच्छा से ट्रीट करें बस उनको इतना ही करना होता है। तो उस रिटेल बिजनेस क्या है कि नेक्स्ट फर्टाइल एरिया है जहाँ पे
जॉब की बहुत ही मतलब कि मैसिव अपॉर्चुनिटी है। हमें उस एरिया को गवर्नमेंट ने टारगेट किया है जहाँ पे जॉब की अपॉर्चुनिटीज काफी अबंडेंट, काफी ज्यादा मात्रा में है। अब कोई ऐसा सेक्टर पे 2-4 लोगों की आवश्यकता पड़े तो फिर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता। अब देखिए जितने भी उन्होंने सेक्टर को टारगेट किया है, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो, चाहे वो टूरिज्म सेक्टर हो, चाहे रिटेल बिजनेस हो, चाहे कंस्ट्रक्शन का बिजनेस हो, चाहे पैरामेडिकल साइंसेज हो, चाहे फिर आपको माइनिंग का काम हो, ब्यूटी हो, एवरी फील्ड में क्या होती है कि आपको काफी जब ज्यादा मात्रा में लोगों की अभी आवश्यकता है। जी। और जब बच्चे आपको उस लायक मिल जाते हैं, अगर आप किसी अनस्किल को लेके आते हैं 5,000 रुपये में, 4,000 रुपये में, आपका सारा बिजनेस खराब कर देगा। वो न लोगों से ठीक से बात करेगा, ना उसमें कुछ प्रोफेशनलिज्म आएगा, ना वो सीरियस रहेगा। लेकिन जो बच्चा एक कोर्स करके आ रहा है, एक बच्चा जो फॉर्मल ट्रेनिंग लेके आ रहा है और हिंदुस्तान के कोने कोने में फैल चुका है, रिटेलिंग के सेक्टर में जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है उसमें कोई कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि दिन प्रतिदिन मॉल बन ही रहे हैं, टूट नहीं रहे हैं। सो हमारे पास जो जॉब अपॉर्चुनिटीज आ रही है वो काफी तेजी से आ रही है। और इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में अगर कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट चाहता है कि हम कौशल केंद्र खोलें, लोगों को ट्रेन करें, गांव में, शहर में, मेट्रो सिटीज में, दे ऑल आर वेलकम। वो आ सकते हैं, उसको शुरू कर सकते हैं, प्रोवाइडेड उसमें जो उनकी आवश्यकताएं हैं, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, लाइक मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका फैकल्टी मेंबर्स, ट्रेनर्स हो, आपकी इंडस्ट्री से टाई अप्स हो, उसको करके आप इस सेंटर को खोल सकते हैं। आप खुद भी आप पैसा कमा सकते हैं इंटरप्रेन्योर बन के, और लोगों को भी आप प्लेसमेंट प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो ये क्या एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप हुआ है। ट्रेनिंग देने वाला भी बेनिफिशियरी है, ट्रेनिंग लेने वाला भी बेनिफिशियरी है। जी, कई ऑर्गेनाइजेशंस बच्चों को लेकर के और फिर उनकी स्किल ट्रेनिंग करती हैं और बाद में अपने ज़रूरत के हिसाब से ट्रेनिंग देके खुद ही एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जी हाँ जी जी। प्रोफेसर जावेद, चैलेंजेस भी कई सारे होंगे, ये आसान नहीं है। इतनी बड़ी संख्या जो हमारे देश की आबादी है और उसमें इतनी बड़ी संख्या में नौजवान हैं, हर किसी को ज़रूरत है उनको पहचानना कौन बेहतर इस ट्रेनिंग के लायक है और उनको ट्रेन करना आसान नहीं है। किस तरह के चैलेंजेस आते हैं? देखिए, ये जो प्रोग्राम जो है स्किल बेस्ड प्रोग्राम है, तो जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज रहता है कि जैसे आपने अभी कहा कि कहाँ पर ये सेंटर्स खोलने चाहिए, रूरल एरिया में खोलने चाहिए या अर्बन एरियाज में खोलने चाहिए, तो ये जो सेंटर्स जो हैं ये टोटली डिपेंडेंट हैं उसके ऊपर कि कहाँ पर ये ट्रेनिंग बच्चों को मिल सकती है। मान लीजिए ये पैरामेडिकल है कोर्स, तो पैरामेडिकल कोर्स तो जाहिर है आप देखिए गांव में तो, रूरल एरिया में तो नहीं खोला जा सकता क्योंकि वहाँ पर अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है, डिफरेंट स्पेशलिटीज के आपके हॉस्पिटल्स नहीं मिलेंगे। तो ये तो शहर में ही खोला जा सकता है। अगर आप बात करती हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करती हैं, तो एग्रीकल्चर सेक्टर्स के जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो ज्यादातर रूरल एरियाज में होते हैं, है ना, कि क्रॉप बेस्ड हैं और इसी तरह के होते हैं कि क्या उनकी प्रायोरिटी है एग्रीकल्चर में। तो ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो है, ऐसे कौशल केंद्र जो हैं वो रूरल एरिया में खोले जा सकते हैं। तो हम लोगों को ये देखना पड़ेगा कि इस एरिया में हमें डिमांड क्या है। जी, ठीक है, तो ये उसी के ऊपर ये बेस करता है। और जहाँ तक चैलेंजेस का सवाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमें अपने केंद्र में, कौशल केंद्र में भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा है, लेकिन अब इतना टाइम हो चुका है, इसको मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर के मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत है। और अपना केंद्र में और जहाँ पर ट्रेनिंग दी जा रही है दोनों जगह पर जी। और एक और बहुत बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, जब जॉब्स निकलते हैं तो आमतौर से ये देखा जाता है कि क्वालिफिकेशन बच्चे की देखी जाती है, लिखा जाता है कि BA/BSc और /BCom, लेकिन कहीं पर आप ये नहीं देखेंगे BVoc। तो उससे क्या होता है, बच्चे जो है वो UG कोर्स पास किया हुआ है, उसके पास अच्छी ट्रेनिंग है, लेकिन उसके बावजूद भी वो है ना टेक्निकली एलिजिबल नहीं होता जी। तो इसको देखने की बहुत ज़रूरत है। जी बिल्कुल, कई सारे चैलेंजेस हैं जैसे कि आपने भी बताया। आयशा, अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, नौजवानों की बात करें, तो उनको किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं? ओके, तो अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो सबसे पहले जैसे सर ने बताया कि कॉम्पिटेंसीज डेवलप करने के लिए
जो ट्रेनर की कॉम्पिटेंसीज है वो भी होनी चाहिए अच्छी, ट्रेनर भी स्किल्ड होना चाहिए। जैसे अभी की रैपिडली चेंजिंग वर्ल्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, उसको लर्न करने के लिए, टेक्निकल स्किल्स लर्न करने के लिए ऐसे ट्रेनर्स भी अवेलेबल होने चाहिए हमारे इंस्टीट्यूशन में, ताकि ऐसे कोर्सेज भी ऐसे केंद्र, ऐसे सेंटर्स में खोला जाए। और दूसरा सस्टेनेबिलिटी, जैसे आप इसके केंद्र के आप इनिशियल अगर प्लेसमेंट परसेंटेज देखोगे या रेशो देखोगे तो वो बहुत अच्छा होगा, बट अगर आप रिटेंशन की बात करोगे तो वो थोड़ा सा हम उसमें लैग करते हैं। क्यों? क्योंकि इनिशियली बच्चे आ तो जाते हैं, रूरल एरियाज के बच्चे हम हमारे सेंटर्स में, अर्बन सेंटर्स में आ जाते हैं, बट वो होम सिकनेस होती है उन्हें, या फिर बहुत डिफिकल्ट हो जाती है उनकी लाइफ, कैसे अडेप्ट करें वो अर्बन सेंटर में। जैसे सर ने बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर रूरल एरियाज में ज़्यादा नहीं होता, तो इसलिए अर्बन सेंटर्स ज़्यादा एलिजिबल रहते हैं ऐसे सेंटर्स बनने में और अर्बन एरियाज में। तो इस वजह से उनको सस्टेनेबिलिटी नहीं होती प्लेसमेंट में कि बाद में भी वो रिटेन करे, और बहुत इससे एट्रिशन रेट भी बढ़ता है। एट्रिशन मीन्स दैट एम्प्लॉय आपके लीव कर रहे हैं ट्रेनिंग के बाद, तो ऐसे छोड़ जाते हैं बच्चे। और तीसरा प्रॉब्लम है कि उनको काउंसलिंग नहीं मिल पाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर केंद्र में कोई कोर्स है, अलग अलग कोर्स है, बट उन्हें ये नहीं पता कि इस कोर्स से क्या आउटकम निकलेगा या क्या ये एक्चुअली उनके करियर एस्पिरेशन है, तो उनको काउंसलिंग नहीं मिल पाती। तो इससे एक्सपेक्टेशन सेटिंग नहीं हो पाती उनके साथ कि क्या वो एक्सपेक्ट करते हैं, क्या आगे बेटर अपॉर्चुनिटीज है। और ऐसी इंडस्ट्रीज में भी प्रॉब्लम होती है, उनको वो स्किल्स तो एक्वायर कर लेते हैं बट वहाँ पर एडजस्ट करने में, वहाँ पर वर्क करने में उनको प्रॉब्लम होती है। जी बिल्कुल। तो किस तरह के चैलेंजेस सामने आ रहे हैं ये हम बात कर रहे हैं। प्रोफेसर आशुतोष, आप क्या कहेंगे, किस तरह के चैलेंजेस आ रहे हैं इस दौरान? सबसे बड़ा चैलेंज है, आप डिबेट में ही देख लिया होगा कि हम बता रहे हैं कि नहीं, ये पुअर लोगों के लिए है, ये रूरल लोगों के लिए, इस माइंडसेट से निकलना होगा। अब इसकी इम्प्लीमेंट की हुई 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं। अब हम ये जो एक स्टिग्मा लगा है कि नहीं ओनली फॉर पुअर लोग, ओनली फॉर ग्रामीण के लोगों के लिए है, ये हमारे जो सब अर्बन एरिया के यूथ हैं उनको आने में कभी हेजिटेट करते हैं, पता नहीं इसकी तो स्किल है, तो छोटा काम है, हम नहीं करना। इसको माइंडसेट से अलग करना पड़ेगा। ये बताना पड़ेगा कि स्किल, जैसा ने बताया कि विभो लिखा नहीं, ये आता है, लिखा होता है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। आपको उस पर्टिकुलर चीज में आपको कॉम्पिटेंसी लानी है। कॉम्पिटेंसी लाने के लिए और जो माइंडसेट है उसको चेंज करना कि हम भी जा रहे हैं इस काम में, शुरुआत पहले अगर इनिशियल सैलरी लोड हो सकती है, लेकिन अपनी स्किल को इनहेंस करके आप उसको फर्दर इंप्रूव कर सकते हैं। तो मैं जो देख रहा हूँ कि सबसे बड़ा चैलेंजेस हमारे पास आया है कि एक पर्टिकुलर सेक्शन के लिए इसको ये कर दिया गया कि ओनली फॉर द रूरल पीपुल, ओनली फॉर द पुअर पीपुल। इससे आगे निकलना पड़ेगा। गवर्नमेंट को ऐसा लोगों को सेंसिटाइज करना पड़ेगा कि नहीं, इट्स फॉर एवरीवन। कोई भी चाहे तो अपने आप की स्किल को इनहेंस कर सकता है। कोई भी अगर आपको मान लीजिए ब्यूटी पार्लर ही खोलना हो तो आप समझ सकते हैं कितना पैसा लगता है उसमें। तो एक इंटरप्रेन्योरशिप की जो अपॉर्चुनिटीज है उसको एनीबॉडी कैन अवेल, कोई भी उसको अवेल कर सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट काम है अभी जो मुझे चैलेंजेस दिखाई पड़ रही है कि हम इस माइंडसेट से बाहर निकले कि ये जो कोर्स है वो सिर्फ एक गरीबों के लिए है, सिर्फ ग्रामीण लोगों के लिए है, उस परिवेश के लोग आगे कर सकते हैं, SC/ST के लोग कर सकते हैं, माइनॉरिटी नो, इट्स फॉर एवरीवन। अब इस दिशा में काम हो रहा है। विवो कोर्स का अचानक काफी पॉपुलर हो गया है। आप देखिए कि हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी देखेंगी तो कई सारे हमारे SOL में विवो कोर्स अब शुरू कर चुके हैं। कई और सारे भी कॉलेजेस जो विवो कोर्स किया है। आपको जान के काफी आश्चर्य होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडीज 1972 से वोकेशनल कोर्स चला रहा है। तो हमारे अब कई सारे सेंटर्स हो गए, कई सारी अपॉर्चुनिटीज हो गई। तो ये सेंटर इसलिए खोलने की अपॉर्चुनिटीज है, अदरवाइज सेंटर खुलते ही नहीं। गवर्नमेंट कोई भी काम करती है तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ करती है, ऐसे कोई अचानक से प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो जाता है। अब हमारी सरकार ने देखा कि अगर 2013 तक हमारा एम्प्लॉयमेंट रेशियो इतना हाई है तो उसके बीच में क्या वजह क्या रही होगी? वजह स्किल गैप की ही थी, अनस्किल्ड वर्कफोर्स की थी। लोग अपने आप को स्किल करना चाहते नहीं थे। वो चाहते मैं प्लम्बिंग का काम क्यों करूं, मैं ब्यूटी का काम क्यों करूं, मैं टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री में क्यों जाऊं, मैं कंस्ट्रक्शन कंपनी। इस माइंडसेट से आपको निकलना पड़ेगा। अगर आप जॉब कोई भी काम करते नौकरी ही होती है, आप चाहे किसी भी फील्ड में करें। तो इस माइंडसेट को बढ़ाना, बच्चों में एक ऐसी फीलिंग्स को स्ट्रेंथन करना, मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज है। गवर्नमेंट, NGOs, हमारे प्राइवेट सेक्टर के लोग को इसमें आगे आना चाहिए कि नो, दिस कोर्स इज नाउ फॉर एवरीवन। ये कोर्स अब सबके लिए अवेलेबल है, कोई बच्चा कर सकता है, कोई किसी भी फील्ड में जा सकता है। जी बिल्कुल। प्रोफेसर जावेद, चलते चलते आपसे एक कंक्लूडिंग रिमार्क चाहेंगे।
देखिए, मेरी नज़र में ये बहुत ही अच्छा कोर्स है। और इसकी शुरुआत किस तरह से होती है, कम्युनिटी कॉलेज, उसके बाद वोकेशनल कॉलेज। जब इसमें देखा कि बहुत ही अच्छे इसमें परफॉर्मेंस जा रही है, तो फिर उसके बाद इन्होंने ग्रेजुएशन शुरू कर दिया, बैचलर ऑफ वोकेशनल कोर्सेज। तो ये काफ़ी अच्छे कोर्सेज चल रहे हैं। और जहाँ तक उसका सवाल है, मैं आशुतोष साहब से पूरी तरह एग्री नहीं करूँगा कि ये सिर्फ गरीब रूरल एरियाज़ के लोगों के लिए हैं, गरीब लोगों के लिए हैं। मेरे ख्याल से ऐसी कोई बात नहीं है। ये कोर्स के ऊपर डिपेंड करता है और उसकी ड्यूरेशन के ऊपर डिपेंड करता है। और मैं ये भी चाहूँगा कि इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की जो है बहुत ख़ास ज़रूरत है कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स को हमें है ना मॉडर्नाइज करना है। जैसे ये बात कर रही थी, आशा कर रही थी उसकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो जो ट्रेनिंग दे रहे हैं हमारे आउटसोर्स पर्सन जो हैं, जहाँ पर हमारे बच्चे ट्रेनिंग लेने के लिए जा रहे हैं, तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, उस पर भी एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो आप तीनों ने वक्त निकाला और स्टूडियो में आए और इतनी अहम जानकारी हमको दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र से जुड़ी हुई दी, उसके लिए आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो तीनों हमारे मेहमान मौजूद थे और हम बात कर रहे थे दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र की। 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और एक गेम चेंजर की तरह साबित हुआ है, जैसे कि हमारे गेस्ट कह रहे थे। और न सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट में कमी आई है, बल्कि पॉवर्टी में भी कमी आई है और लगातार इसमें सुधार किए जा रहे हैं। टेक्नोलॉजी को अपडेट करने की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर को अपडेट करने की ज़रूरत है। काफ़ी उत्साह इसको लेकर के देखा जा रहा है, चाहे हम नौजवानों स्टूडेंट्स की बात करें, चाहे हम इंडस्ट्रीज़ की ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, क्योंकि दोनों को ही इससे बेनिफिट होता है। तो उम्मीद करते हैं तमाम जानकारी आपको पसंद आई होगी और आप इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। आज के हमारे इस पेशकश में बस इतना ही। आप अपने सजेशंस हमें भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है ddurduspecials@gmail.com। इसी के साथ हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।